नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुआ, उसके आसपास प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव का बड़ा लंबा जवाब दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को समेटा, मणिपुर पर भी वो कुछ बोले। तो आप उनके भाषण को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण के 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में तो वो काफी देर तक फील गुड नैरेटिव चलाते रहे, जैसा कि उस मामले में उन्हें महारत हासिल है और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को महारत हासिल है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, हर सरकार जो सत्तारूढ़ होती है वो फील गुड नैरेटिव चलाती है। प्रधानमंत्री केंद्र में सत्तारूढ़ हैं, तो उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि आज वो काम जो कर रहे हैं वो आगे 1000 साल तक के भारत की बुनियाद रखेगा। अब देखिए वो कहां पहुंच गए, उनका फील गुड नैरेटिव कहां पहुंचा है। बहरहाल उन्होंने एक फील गुड नैरेटिव जो उनका पहले से चल रहा था उसको अपनी तरफ से खूब मजबूती देने की उन्होंने कोशिश की। अब आते हैं उनके भाषण के दूसरे हिस्से पर। दूसरे हिस्से में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा कठोर प्रहार किया और कई उदाहरण देके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस धीरे धीरे अतीत की वस्तु बनती आ रही है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में जो भाजपा विरोधी गठबंधन बना है उसके अन्य घटक दलों से अपील भी की कि वो कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ दें, उससे बाहर निकल आए, क्यों कांग्रेस का नेतृत्व न कहीं नहीं ले जा सकता है। ये बिल्कुल कमजोर, बेकार और मरती हुई पार्टी है। इसके अंदर कुछ न आत्मविश्वास का अभाव है, न इसके पास कोई रणनीति है, न कोई नियत है, वगैरह वगैरह। ये सब उन्होंने बातें कही और इस तरह से उन्होंने अपना जो उनकी विशिष्ट शैली है, जो कि बहुत मारधाड़ और मारकाट वाली शैली है, उसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर खूब हमले किए और कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, जो करना था उसने कर चुकी है। तीसरे हिस्से में वो आए उत्तर पूर्व की ओर और मणिपुर की ओर। उस वक्त तक विपक्ष जो है वो मणिपुर की मांग करते करते वॉकआउट कर चुका था, तो विपक्ष की गैर मौजूदगी में उन्होंने मणिपुर के ऊपर काफी प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पिछली सरकारों के मुकाबले उत्तर पूर्व का उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है और मणिपुर की घटना को किस तरह सरकार वहां हिंसा दूर करने की कोशिश कर रही है, वगैरह वगैरह। ये कह के उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। 2 घंटे से ज्यादा वो बोले, 2.25 घंटे करीब बोले और अगर भाषण देने की प्रतियोगिता के लिहाज से देखा जाए तो हमें ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी भाषण देने की इस प्रतियोगिता में जीत गए। अच्छा, लेकिन उनकी इस जीत के पीछे क्या था? मुझे तो साफ तौर पर दिखा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव जरूर पेश कर दिया था, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव को कैसे प्रभावी तरीके से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक हथियार के रूप में बदलने की कोशिश ये विपक्ष करता हुआ दिखाई नहीं दिया। शुरू से ही उसकी रणनीति में बहुत ही ढुलमुलपन था। जैसे चूंकि राहुल गांधी को उनकी सांसदी मिली थी, तो ये लगातार उम्मीद की जा रही थी कि वो आते ही एक जबरदस्त हमला बोलेंगे और उनके वो क्या बोलेंगे इस पे सारे देश में बहुत उत्सुकता थी। खुद भाजपा के अंदर बहुत उत्सुकता थी, पूरे संसद में उत्सुकता थी, मीडिया में हमारे और आपके जैसे लोगों को भी उत्सुकता थी कि वो संसद में 4 महीने बाद जो अपना भाषण देंगे तो वो किस प्रकार का भाषण होगा। और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वो उत्सुकता दिखाई भी पड़ती है। मैं सवेरे सोशल मीडिया के आंकड़े देख रहा था, तो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, जब उसको यूट्यूब पे डाला गया तो पहले 10 घंटे में 17 लाख लोग उसे देख चुके थे। और राहुल गांधी के तुरंत बाद, राहुल गांधी के भाषण कुल 37 मिनट का था, राहुल गांधी के तुरंत बाद स्मृति ईरानी बोली 55 मिनट तक बोली, लेकिन पहले 5 घंटे में उनके भाषण को केवल कुछ हजार लोगों ने ही देखा था। और अमित शाह जो कि 2.25 घंटे अमित शाह बोले और उनके भाषण को पहले 5 घंटे में 95,000 लोगों ने केवल देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी लोगों के आकर्षण के केंद्र होने के लिहाज से इन दोनों भाजपा के अपने जो प्रतिद्वंदी वक्ता थे उनसे कितना आगे थे। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी में लोगों की बहुत दिलचस्पी है और लोग उनसे बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं। प्रश्न ये है, क्या वो उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे? क्या उनकी पार्टी जो कि इंडिया नामक गठबंधन की एंकर पार्टी है, वो उन अपेक्षाओं पर खरी उतरी? क्या इंडिया गठबंधन के जो अन्य सदस्य हैं, जिनके वक्ता सामने जो भाजपा के मुकाबले फील्ड किए गए, क्या वो उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे? तो अब मैं बारी बारी से मैं कहना शुरू करता हूं।
मेरा मानना है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी के लिहाज से और अविश्वास प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिहाज से कोई सोची समझी सुचिंतित रणनीति नहीं थी। पहले तो ये था कि राहुल गांधी ही बहस की शुरुआत करेंगे। हालांकि गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश दिया था लोकसभा के अध्यक्ष के सामने, तो उनको करना चाहिए था, लेकिन वो चाहते तो कह सकते थे कि हमारी बजाय ये करेंगे। तो आखिर तक तो ये था कि राहुल गांधी ही बोलेंगे पहले, लेकिन ऐन मौके पे क्या हुआ, ये कह दिया गया कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी जब तीसरे दिन प्रधानमंत्री बोलेंगे उस वक्त राहुल गांधी बोलेंगे। तो हम सब लोगों ने मान लिया कि भाई राहुल गांधी तीसरे दिन बोलेंगे। फिर दूसरे दिन अचानक पता चला नहीं, राहुल गांधी आज 12 बजे बोलेंगे। और उस वक्त तक कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर जो बोलने का समय मिला था वो घट के केवल आधा घंटा रह गया था। तो ये बात सामने आई कि राहुल गांधी ज्यादा 23-24 मिनट बोलते हैं, इससे लंबा भाषण तो बोलते नहीं, तो आधे घंटे का समय उनके लिए पर्याप्त है। तो उन्हें जो कुछ बोलना होगा वो जो कुछ असर पैदा करना होगा वो आधे घंटे के भीतर ही भीतर वो असर पैदा कर देंगे। तो हम सब लोग बड़ी उम्मीद के साथ उनके भाषण को सुन रहे थे, लेकिन शुरू में लगा भी कि वो एक मानवीय दृष्टिकोण को पेश कर रहे हैं और वो एक दूरगामी किस्म की राजनीति और दूरगामी किस्म के राजनीतिक प्रभाव को पैदा करने की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपना भाषण यहीं से शुरू किया। जो फारसी के महाकवि हैं 13वीं शताब्दी के मौलाना रूमी, उन्होंने कहा कि जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। तो जब उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं तो दिलों तक पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि दिलों तक पहुंचने की कार्रवाई उन्होंने अपने भाषण के केवल आधे से कुछ कम हिस्से में की। उसके बाद वो पॉलिटिकल रेटरिक पे उतर आए और पॉलिटिकल रेटरिक में भी उन्होंने जहां जहां भाजपा को आड़े हाथों लिया जाना चाहिए था वहां नहीं आड़े हाथों लिया। भाई देखिए, उनके भाषण के बाद फिर अमित शाह बोले और अमित शाह ने अपने भाषण में स्वीकार कर लिया। अमित शाह ने 2.25 घंटे का भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हमने 4 तारीख को ही मणिपुर का पूरा जो ऊपरी अमला था प्रशासन का उसको अपने हाथ में ले लिया था। 4 तारीख से पहले ही कर लिया था। उनका कहना था हमने मणिपुर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बदल दिया था, हमने मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया था, सबको बदल दिया था ऊपर। तब तो फिर विपक्ष को, राहुल गांधी को उससे पूछना चाहिए था कि जब मणिपुर का 4 तारीख से पहले ही मणिपुर का पूरा शासन केंद्र सरकार के हाथ में था, तो पहली बात तो ये है कि वहां पर राज्य सरकार की जरूरत क्या रह गई थी? राज्य सरकार को हटा दिया जाना चाहिए था। राज्य सरकार किस लिए थी वहां पर? राज्य सरकार की जरूरत तो तब होती है जब राज्य सरकार प्रशासन चला रही हो। जब राज्य सरकार के लगाए हुए सारे बंदे अक्षम मान के हटा दिए गए। दूसरा सवाल उनसे यह पूछा जाना चाहिए था कि जब इसका मतलब यह है कि जब 4 तारीख की घटना हुई, जो बाद में वीडियो वायरल के तौर पर सामने आई, उस 4 तारीख की घटना के समय तक मणिपुर पूरी तरीके से केंद्रीय शासन के व्यवहारिक रूप से, अघोषित रूप से केंद्रीय शासन के तहत था। और उसके बाद में पूरे महीने उस घटना पे जो एफआईआर दर्ज की गई या जो भी कार्रवाई हुई या कार्रवाई नहीं हुई, उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार थी। तो केंद्र सरकार ने लगातार उस पूरी घटना को छिपाए रखा। इसका मतलब जब गृह मंत्री वहां पे गए और 3 दिन रहे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पर रहे और शायद बहुत 13 दिन या कितने दिन तक रहे वहां पर, उन सबको उस घटना के बारे में पता था। तो ना तो वो उस घटना का निराकरण कर पाए, ना उस घटना के दोषियों को सजा देने का कोई बंदोबस्त कर पाए और ना ही वो राज्य सरकार से कोई उनको उत्तरदायी ठहरा पाए। तो ये जो विफलताएं हैं, जो बहुत बड़ी विफलताएं थी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष के किसी वक्ता ने इन बातों को बहुत प्रभावी तरीके से रेखांकित किया हो। कुछ कुछ गौरव गोगोई के भाषण में इन बातों की तरफ इशारा था, लेकिन उसके अंदर भी प्रभावोत्पादकता की बहुत कमी थी। वो बहुत असरदार भाषण नहीं था और राहुल गांधी ने तो प्रश्नों को छुआ ही नहीं, ये मान के कि बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, उनको तो केवल सरकार को ललकारना है। और उन्होंने ऊंची बुलंद आवाज में सरकार को ललकारा और सरकार को ललकारने के बाद वो तुरंत बाहर निकले और राजस्थान के दौरे पर चले गए।
तो ये जो पूरी शैली है, जिस शैली में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव को लिया, जिस शैली में वो रवैया अख्तियार किया, उसके ऊपर देखिए, मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार के पास मणिपुर की घटना के बारे में देने के लिए कोई भी सिक्का बंद सफाई नहीं थी। वो इस मसले में बुरी तरीके से फंसी हुई थी। अगर ठीक से इस मसले को, विश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता, तो भाजपा सरकार की पूरे देश में बड़ी थू-थू होती। और विपक्ष, अब राहुल गांधी ने तो महंगाई का सवाल भी नहीं उठाया, राहुल गांधी ने बेरोजगारी का सवाल भी नहीं उठाया। शुरू में कह दिया उन्होंने कि अदानी का मसला हमने पिछली बार उठाया था, आज मैं किसी और डायरेक्शन में जाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो अदानी के मसले को ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो तो और ये इसका मतलब मानवीय दृष्टिकोण से कोई गहरी मार करने वाले। लेकिन वो थोड़े कुछ कदम चले और उसके बाद रुक गए, और फिर उनका एक साधारण जो राजनीतिक दिशा होती है, उसी दिशा में उनका वक्तव्य बढ़ गया। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जैसा भी बोले हों, मेरे ऐसे समीक्षक को उनके बोलने से पूरी हमारी उम्मीदें नहीं पूरी हुई, लेकिन उनके भाषण को 17 लाख लोगों ने पहले 10 घंटे में देख लिया था। और जब वो बोल रहे थे उस वक्त जितने देखा उनको और उसमें जोड़ दीजिए, तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। इससे एक सीधा निष्कर्ष निकलता है कि देश की जनता किसी वैकल्पिक नेता को खोज रही है, किसी समांतर नेतृत्व को खोज रही है। और वो उन्हें कभी राहुल गांधी में नजर आता है, कभी नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी को भी वो उस खोज का एक कैंडिडेट मानती है। एक चीज़ जो मुझे लगती है पूरे अविश्वास प्रस्ताव की बातचीत में, कि बहुत सारे तथ्य जो गृह मंत्री भी बोले, फिर प्रधानमंत्री बोले, उसको बाद में जाकर ही पता चलता है कि ये तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मनगढ़ंत थी, और उस समय वो बोल कर निकल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आया कि उन्होंने कलावती का उदाहरण दिया था, जिससे पहले राहुल गांधी मिले थे, और उन्होंने कहा कि उसका कल्याण तो मोदी की सरकार ने किया। और आज ये पता चला कि खुद कलावती सामने आई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारी मदद की थी। और इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि मणिपुर में सामान्य स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन 2 दिन पहले वहाँ 6 लोगों की हत्या हुई थी। तो वो जो भी बोलें, और क्योंकि ये समय का वितरण भी था, और शायद इसलिए कि जो और भी कई सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है जैसे कि राहुल देखिए गांधी को कमल, वापस आ सत्ता जाना। पक्ष इन मामलों में हमेशा फायदे में रहता है। अगर कांग्रेस इस वक्त सत्ता में होती तो वो भी फायदे में, इस तरह के फायदे उसको भी मिलते। सवाल ये है कि विपक्ष इस बात को जानता है, विपक्ष जानता है उसको समय कम मिलेगा, क्यों, उसकी संख्या कम है, अनुपात में समय उसे कम मिलेगा। विपक्ष को पता है कि सत्ता पक्ष बोल के निकल जाएगा। यही विपक्ष को रणनीतिक रूप से, सुचिंतित रूप से, सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ना होता है। अब ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है कि अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, वो झूठ और सच का एक मिला-जुला, झूठ और सच का एक मिश्रण मिश्रण होता है। इसके अंदर बड़े आराम से थोड़ी सतर्कता बरतें हैं तो आप बहुत सारे झूठों को निकाल के अलग कर सकते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी के झूठों के ऊपर कांग्रेस ने कोई पुस्तिका प्रकाशित क्यों नहीं की? आज तक विपक्ष ने इन लोगों की जो ऐतिहासिक तथ्यों को रखने में जो गड़बड़ियां इन्होंने की हैं, इसमें इनकी अयोग्यता प्रदर्शित होती है? तब आज तक उसके बारे में कोई सुचिंतित रूप से कोई बात पेश की क्यों नहीं की? अगर वो उसको ठीक से रिसर्च करके लोगों के सामने रख देते तो भाजपा को उसकी सफाई देनी पड़ती और उस चक्कर में वो कई बार फंसती। सारे पत्रकारों के हाथ में वो किताब रेडी रेफनर की तरह होती। कम से कम जो भाजपा को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, वो उस किताब का इस्तेमाल अपने हक में कर पाते। जो नरेंद्र मोदी के लिए फेंकू कहा जाता है, तो वो फेंकू बात तो उससे साबित हो जाती। लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं, सवाल इस बात का। भाजपा जिस काम को सिलसिलेवार करती है, जैसे भाजपा ने इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए एक बाकायदा पक्की रणनीति बनाई थी। किस चीज का जवाब स्मृति ईरानी से दिलवाना है, किसके मुकाबले ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा करना है, फिर असम के किसी सांसद को बुलवाना है, और अमित शाह को क्या बोलना है, फिर नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। देखिए आप दोनों भाषणों को देखिए, 2-2 घंटे से ऊपर के भाषण है, लेकिन आमतौर पे वो एक दूसरे की बातों को दोहरा नहीं रहे, एक आध कोई बात को छोड़ के। उन्होंने तथ्यों को आपस में बांट लिया था, हमें क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है। तो ये जो मेरा मानना है, जो रणनीतिक चातुर्य है, ये चातुर्य मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कांग्रेस और विपक्ष कब दिखाएगा। देखिए, ये कहना कि हम घाटे में हैं,
हमें हमारे पूरे अधिकारों को उपभोग नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो बात सही है, मैं भी मानता हूं, आप भी सही मानते हैं और भी बहुत से लोग सही मानते होंगे। लेकिन आपका संघर्ष ही ये है कि आप पॉलिटिक्स में इक्वल प्लेइंग फील्ड जो है वो हासिल करें, और उसके लिए आप उसी तरीके से आगे बढ़ें। जनता जो है वो कमजोर के साथ होती है, जनता की हमदर्दी कमजोर के साथ होती है, लेकिन उस कमजोर के साथ होती है जो कि लग रहा है कि ये कड़ी टक्कर दे रहा है। जनता उस कमजोर के साथ नहीं होती है जिसकी लड़ाई फुस हो गई हो। तो जब उन्होंने इंडिया नामक गठबंधन बनाया तो साफ दिखाई पड़ा कि जनता कमजोर के साथ है। भाई जनता कमजोर के साथ है, इसीलिए तो राहुल गांधी को 10 घंटे के अंदर 17 लाख लोगों ने देख लिया। वरना क्यों देखते? कभी राहुल गांधी को इतनी 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 बड़ी ऑडियंस प्राप्त हुई आज तक जो इस भाषण में प्राप्त हुई, जो मेरे ख्याल से एक निराशाजनक भाषण था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को विपक्ष को, ठीक है अभी तो बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई बाकी है, विपक्ष को चाहिए जिससे एक सबक सीखे। खुद ही प्रस्ताव रख रहे हैं आप, और खुद ही राहुल गांधी को कब फील्ड किया जाए इसके बारे में भी आपके निर्णय 2-3 बार बदलते हैं। अच्छा, बहुत से कांग्रेस के अंदर बहुत से प्रभावी वक्ता भी हैं। मुझे नहीं पड़ता उन वक्ताओं को, या मुझे नहीं समझ में आता उन वक्ताओं को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। तो क्या यहाँ से जो विपक्ष का रास्ता है, वो इस एक घाटे का सौदा साबित हुआ उसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाना, और वो उसके लिए रास्ता और नहीं, कठिन मैं हुआ? ये नहीं मानता हूं कि घाटे का सौदा हुआ। राजनीति की लड़ाई केवल भाषणों की प्रतियोगिता नहीं है, उसका फर्क पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता इससे माना जाए कि आपने बाजी हार दी है, मतलब, या कोई इतनी बड़ी शय आपको लग गई है कि अब आप मात मात की तरफ आप जा ही रहे हैं। ऐसा शतरंज की राजनीति का शतरंज इस तरीके से नहीं चलता। मैं अभी भी मानता हूं कि तेलंगाना विधानसभा की लड़ाई में भाजपा का दांव लगभग ना के बराबर है और कमजोर है। वहां जो कुछ भी टक्कर होगी वो भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच में होगी। भाजपा एक काफी दूर दूर रहने वाली, अ, हार जीत के मुकाम से दूर रहने वाली पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी तो टक्कर में ही नहीं लग रही है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है, और कांग्रेस के पास उस चुनाव को जीतने का पूरा मौका है। राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के जरिए और जिस तरह उन्होंने एक ब्रांड की तरह अपने आप को पेश किया है, उससे वो लड़ाई में वापस आ गए हैं, और भाजपा का जो सिर्फ मुठव्वल है, और भाजपा का जो एक चेहरा पेश करने के लिए अनिर्णय की स्थिति में भाजपा है, उसकी वजह से भी उनको फायदा हुआ है। इन तीनों चुनावों में कांग्रेस फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रही है, और भाजपा इन तीनों चुनावों में बैक फुट पर है। तो ये अभी भी कांग्रेस अपनी इन चीजों की तमाम भरपाई कर सकती है, लेकिन ये एक मौका था। इस मौके पर विपक्ष और कांग्रेस एक बहुत ही प्रभावी माहौलबंदी कर सकते थे। ऐसा कर सकते थे कि भाजपा के लोग इस अविश्वास प्रस्ताव की बहस से जाते तो उनके चेहरे उतरे हुए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, और कल के अंक में मिलेंगे और देश के राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अन्य वस्तु पर बातचीत करेंगे। अभी सर आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।